प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है लेखिका कृष्णा सोबती। तो आज हम लेखिका कृष्णा सोबती जी के विषय में पढ़ेंगे और साथ ही साथ उनकी रचना मियां नसीरुद्दीन इस पाठ को पढ़ेंगे। तो पहले लेखिका का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है कि लेखिका कृष्णा सोबती, इनका जन्म 1925 में गुजरात में हुआ था, जो इस समय पश्चिमी पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो इस क्षेत्र में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये इनका उपन्यास है। डार से बिछड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, ये इनका कहानी संग्रह है। और हम हशमत, शब्दों के आलोक में, ये इनका शब्द चित्र और संस्मरण है। इनके बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता और इसके साथ साथ अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है। यह उनकी विशेष रचना है और जिसमें अपने ही को इन्होंने एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नाम के चरित्र का सृजन किया है। उन्होंने अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में हशमत नामक चरित्र का निर्माण किया है और एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण दिया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है, तत्सम शब्द है, उर्दू का बांकपन है, पंजाबी की जिंदा दिली है और यह सब विशेषताएं एक साथ इनकी रचनाओं में मौजूद हैं। तो प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत पाठ मियां नसीरुद्दीन, ये एक शब्द चित्र है जो हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई यानी रोटियां बनाने और बेचने वाले, तो जिनका मियां नसीरुद्दीन है, जिनका रोटी बनाना और बेचना जिनका खानदानी पेशा है, उन्हीं के व्यक्तित्व, उनकी रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में, एकदम देवदूत वाले अंदाज में, विशेष अंदाज में रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। जो उनकी खानदानी कुशलता थी वो उसको लेखिका को बताते हैं। और वे एक ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं कि जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। यानी मियां नसीरुद्दीन के हिसाब से रोटी बनाना वो उनके लिए कोई सामान्य काम नहीं था, बल्कि यह उनके लिए एक कला थी। तो वो जो लोग अपने पेशे को कला मानते हैं, ऐसे ही लोगों में मियां नसीरुद्दीन थे। और उनका मानना था, मियां नसीरुद्दीन का मानना था कि किसी भी काम को स्वयं करके सीखना, पहले काम को खुद अपने हाथों से करना और हाथों से करके सीखना, यही असली कला है। तो मियां नसीरुद्दीन अपने काम को कला का दर्जा देते थे और उनके अनुसार काम को करके सीखना ही असली कला है। तो यह था पाठ का और लेखिका का संक्षिप्त परिचय। अब पाठ है मियां नसीरुद्दीन, तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। लेखिका कहती हैं कि साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे पहचानते। तो लेखिका कह रही हैं कि दोस्तों, अगर उस दिन मटिया महल की तरफ से अगर वो न गुजरती तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार जो देवदूत हैं, जो प्रसिद्ध हैं, धूम धड़क्के जो प्रसिद्ध हैं, उनमें नानबाइयों के जो मसीहा हैं, यानी रोटी बनाने की कला में कुशल मियां नसीरुद्दीन को भला वो कैसे पहचानती। अगर वो उस मटिया महल की तरफ से न गुजरती तो मियां नसीरुद्दीन से उनका परिचय नहीं हो पाता। और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। तो लुत्फ यानी आनंद, और उनके जो मसीही अंदाज था, जो विशेष अंदाज था, उससे भी वो वंचित रह जाती, उस अंदाज का वो आनंद ना उठा पाती। तो हुआ यह था कि हम यानी लेखिका एक दोपहर के समय जामा मस्जिद के आड़े पड़े, जामा मस्जिद के किनारे मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गई थी।
और एक निहायत मतलब बिल्कुल मामूली सा अंधेरी सी दुकान से पटापट आटा सनने की आवाज़ आ रही थी। और पटापट आटे का ढेर सनते हुए देख करके लेखिका ठिठक गई, रुक गई। अब वो सोचने लगी कि शायद सेवइयों की तैयारी होगी, सेवइयाँ बनाने के लिए आटा साना जा रहा होगा। पर उन्होंने जब पूछा तो मालूम हुआ कि ये जिस दुकान के सामने वो खड़ी हैं वह खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है। तो उन्हें पता चला कि वो मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान के सामने खड़ी हैं। अब मियाँ मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। अब मियाँ नसीरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। अब लेखिका ने अंदर झांका तो देखी कि मियाँ चारपाई पर बैठे हुए थे और बीड़ी पी रहे थे। अब मौसमों की मार से पका चेहरा, अब वो उन्हें जीवन का बहुत अनुभव था, तो अनुभव उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। आँखों में काइयापन, आँखों से चालाकी दिख रही थी और भोलापन था। और पेशानी यानी माथे पर मजे हुए कलाकार के तेवर थे, यानी उनके माथे से दिख रहा था कि वो बहुत कुशल कारीगर हैं। अब मियाँ नसीरुद्दीन लेखिका को ग्राहक समझ करके मियाँ ने नज़रें उठाई और पूछ बैठे कि फरमाइए। तो झिझकते हुए लेखिका ने कहा कि आपसे कुछ सवाल पूछने थे, अगर आपके पास वक्त हो तो मियाँ नसीरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया। पंचहजारी यानी 5000 सैनिकों का अधिकारी। अब यहाँ पर तात्पर्य है कि अपने आप को बहुत बड़ा समझना। इस अंदाज से मियाँ नसीरुद्दीन ने सिर हिलाया, सहमति जताया और बोले कि निकाल लेंगे थोड़ा वक्त, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है, आप क्या पूछना चाहती हैं। तो फिर उन्होंने अपनी बात को और आगे बढ़ाया और घूर करके लेखिका की ओर देखे और पूछे कि कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, या आप मियाँ यहाँ क्यों है, क्योंकि लेखिका जो है अपने लिए एक नया हशमत नाम से उन्होंने अपना दूसरा चरित्र बना लिया था, तो इसी आधार पर है। तो लेकिन वास्तव में वो लेखिका से ही बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, यानी पत्रकार तो नहीं हो। अब यह तो खोजियों की खुराफात है, यानी पत्रकारिता यह तो खोजियों की खुराफात है, यानी उनके द्वारा किया गया ये काम है। तो हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। अब वो मियाँ नसीरुद्दीन अखबार पढ़ने वाले और अखबार बनाने वाले दोनों को ही निठल्ला यानी बिना किसी काम का समझते थे। फिर वह बोले, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है, कोई भी काम करने वाले आदमी को भला इससे क्या मतलब है। फिर उन्होंने कहा कि खैर जो भी हो, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है, तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटियां पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया है। इल्म मतलब ज्ञान, कि आपने तरह तरह की रोटियां बनाने का ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया। अब मियाँ नसीरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए। आँखों के कंचे मतलब गोली, यानी आँखें उनकी तरफ घुमाए। तो मियाँ नसीरुद्दीन अपनी आँखें लेखिका की तरफ घुमाए और फिर वो आँखें तरेरते हुए, क्रोध दिखाते हुए बोले कि क्या मतलब। तो फिर उन्होंने कहा, पूछिए साहब। नानबाई इल्म लेने, अब वो लगे प्रश्न पे प्रश्न करने कि पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा, यानी नान रोटियां बनाने वाला कलाकार कहीं ज्ञान लेने के लिए कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास जाएगा। नगीना साज यानी नगीना, नग का काम, नग जड़ने का काम करने वाले, जैसे गहनों आदि में नग जड़ा जाता है, तो क्या वह नग जड़ने वाले कलाकार के पास जाएगा? क्या आईना साज के पास जाएगा, आईना बनाने वाले, दर्पण बनाने वाले के पास जाएगा? क्या मीना साज के पास, मीनाकारी का काम करने वाले के पास जाएगा? या रफूगर यानी कपड़े में अगर कहीं से कट गया है तो उसको बहुत कुशलता से ऐसा सिलते हैं कि वो कपड़े में ही मिल जाता है, उसी को कहते हैं रफूगर का काम करना। तो क्या रफूगर के पास जाएगा? या रंगरेज कपड़ा रंगने वाले के पास? या फिर तेली तंबोली यानी तेल बेचने का काम करने वाले, तंबोली पान बनाने वाले के पास सीखने जाएगा?
यानी इस तरह से वो प्रश्न पे प्रश्न करते गए और कहने लगे कि क्या फरमा दिया साहब, आपने यह क्या प्रश्न पूछ लिया। हम तो खानदानी, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा, यह तो हमारा खानदानी पेशा है। और फिर उन्होंने कहा कि हाँ, इल्म की बात पूछिए, इल्म यानी ज्ञान की बात पूछिए, तो मैं बताता हूँ कि तो जो कुछ भी मैंने सीखा है अपने वालिद उस्ताद से, वालिद मतलब पिता, तो जो उनके गुरु, उस्ताद यानी गुरु, जो कुछ भी सीखा है वह अपने पिता जो उनके गुरु थे उन्हीं से ही सीखा है। मतलब यह है कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो घर से बाहर नहीं गए, कोई और पेशा अख्तियार करेंगे, यानी कोई और पेशा स्वीकार करेंगे, इसलिए वो बाहर नहीं गए। जो कुछ भी बाप दादा का हुनर था, उनके बाप दादा यानी उनके पिता और उनके दादा के पास जो कला थी वही उनसे पाया, उन्हीं से ही सीखा। और वालिद मरहूम के उठ जाने पर, जो उनके पिता मरहूम यानी स्वर्गीय, तो उनके पिता का जब स्वर्गवास हो गया तो उनके उठ जाने पर, उनकी मृत्यु हो जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। तो उन्होंने बताया कि जो कुछ भी मैंने सीखा है वह अपने बाप दादा से ही सीखा है, और जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तब वो उन्हीं के ठिये पर यानी उन्हीं की जगह पर आकर बैठ गए। तो पाठ का ये पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज यहीं पर ही इसे समाप्त करती हूँ। पाठ का अगला भाग हम अगले हिस्से में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। पाठ को पढ़िए और आप स्वयं ही इसे समझने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।